गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना देख रहे थे। हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 6 प्रकार देखे जब वस्तु विभिन्न स्थितियों पर रखी हो। अब हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण से केवल 2 ही स्थितियाँ डिफाइन की गई हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा, देखो हमें पता है चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, अनंत पर स्थित वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो कैसे आती हैं, समांतर आती हैं। समांतर देखो, एक किरण ये चली समांतर, दूसरी ये चली समांतर, आई परावर्तन के पश्चात लौट गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है वो फोकस से आ रही है। कहाँ से परावर्तित हो रही है, फोकस से। इसको पीछे की तरफ बढ़ाया हमने, परावर्तित किरण को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया। ये परावर्तित किरण है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया। ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, परावर्तित हो रही है। दूसरी समांतर किरण ये रही, यहाँ से परावर्तन हुआ, इधर लौट गई। ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से परावर्तित हो रही है। पीछे की तरफ हमने इसको बढ़ाया तो देखते हैं पीछे आगे की तरफ तो ये दोनों मिलेंगी नहीं। एक इस दिशा में जा रही है और एक इस दिशा में जा रही है। आगे की तरफ तो ये मिलेंगी नहीं कभी भी, कहीं भी अनंत पे। हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर। तो ये तो नियम भी है, जब वस्तु अनंत पर हो तो बिंब कहाँ बने, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। बिंब कहाँ है, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, बिंदुवत, बिंदुवत बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतीत हो रही है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, आभासी है और सीधा है। ठीक है, ये तो हो गई अनंत की बात। अब दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पे भी रखी है। अनंत और ये ध्रुव है, कहीं पर भी रख लो इसको, चाहे सी से परे रखो, चाहे सी पे रखो, चाहे सी और एफ के मध्य रखो, चाहे एफ पे रखो, कहीं पे ही रख लो इसको, वस्तु को। ठीक है, सारी स्थितियां मर्ज हो गई एक ही स्थिति में। जब वस्तु अनंत और पी के मध्य कहीं पर भी रखी हो तो क्या होगा, देखो एक किरण ये समांतर आई, यहाँ पर परावर्तित हो गई। ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से परावर्तित हो रही है। कहाँ से परावर्तित हो रही है, फोकस से। पीछे की तरफ बढ़ाया मैंने। दूसरी किरण ध्रुव पे आई, ध्रुव पे जिस कोण पे आती है उसी कोण से दूसरी तरफ वापस लौट जाती है। हमें पता है मुख्य अक्ष जो होती है उसके लिए अभिलंब का काम करती है, ये नियम पढ़ा था हमने। इसको भी हमने पीछे की तरफ बढ़ाया। जब पीछे की तरफ इसको भी बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया, दोनों को बढ़ाया तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ काट रही है, कटान बिंदु ये। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर ए डैश बी डैश। कैसा है, यहाँ पर बनेगा। कहाँ बन रहा है, ध्रुव और फोकस के मध्य बन रहा है। हमेशा वस्तु कहीं पे भी रखी हो, बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। ठीक है, कैसे बन रहा है, बिंब, बिंब कहाँ है, बिंब अनंत व पी के मध्य, अनंत व पी के मध्य। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जहाँ पॉलिश है, P व F के मध्य। हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा, P और F के मध्य बन रहा है। कैसा है, आभासी है, प्रतीत हो रहा है ना, इसलिए आभासी है। कैसा है, आभासी। देखो वस्तु इतनी बड़ी है, ए डैश बी डैश छोटा है, प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, वस्तु से छोटा, छोटा। और सीधा है कि उल्टा है, सीधा है, मुख्य अक्ष के ऊपर है और सीधा है। ठीक है, ये 2 स्थितियाँ हमारी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने में काम आती है। ठीक है, बहुत आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। इसको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इनकी, नहीं तो भूल जाओगे। देखो ये होगी, अब उत्तल दर्पण की बात होगी। मैंने आपको कहा था, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा याद करने का। ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए याद करेंगे तरह। ये कौन सा दर्पण है, अवतल है। ठीक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको याद करने का तरीका देखो क्या है। जब वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पे रखी है, अनंत पे रखी है। ठीक है, ये मान लो इसका फोकस है, ये मान लो C है, ये P है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे रखी होगी
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब वस्तु अनंत और सी के मध्य है, यानी सी से परे रखी है, कहाँ रखी है? अनंत और सी के मध्य, यानी सी से परे रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के मध्य, एफ और सी के मध्य। जब वस्तु सी पे रखी है, सी पे रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी का प्रतिबिंब सी पे ही बनेगा, सी का प्रतिबिंब सी पे ही बनेगा। जब वस्तु सी पे रखी है तो सी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पे ही बनेगा। ये ध्यान रखें, इसलिए मैंने इसको ऐसे बताया। अब वस्तु कहाँ रखी है? अब वस्तु सी और एफ के मध्य रखी है, सी और एफ के मध्य रखी है, ठीक है? सी और एफ के मध्य रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से परे, सी से परे बनेगा, यहाँ सी से परे, यानी अनंत और सी के मध्य। जब वस्तु कहाँ रखी है? सी और एफ के मध्य रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से परे बनेगा। जब वस्तु एफ पे रखी है, एफ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, अनंत पे, अनंत। और जब वस्तु एफ और पी के मध्य रखी है, एफ और पी के मध्य रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, पीछे। देखो याद करने का तरीका, अनंत पे है तो फोकस पे, अनंत और सी के मध्य है, अनंत और सी के मध्य, यहाँ रखिए। ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति है, ये चौथी स्थिति है, ठीक है? चौथी स्थिति है, ये पांचवी स्थिति है, और ये छठी स्थिति। हमने जो 6 स्थितियाँ पढ़ी थी उनको मैंने एक ही मुख्य अक्ष पे दिखा दिया है। अनंत पे रखी है, फोकस पे, सी से परे है, अनंत और सी के मध्य है, मतलब तो कहाँ बनेगा? सी और एफ के मध्य। सी पे है तो सी पे ही बनेगा, सी और एफ के मध्य है, तो अब उल्टा घूमो, उल्टा घूमो, सी और एफ के मध्य है, इसको ऐसे करो, इस वाले को यहाँ मिलाओ, इस वाले को यहाँ मिलाओ, यहाँ पे रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ रखी है तो यहाँ बनेगा, उल्टा सीधा एक समान है। 2 पे रखी है तो 4 पे बनेगा, और 4 पे रखी है तो 2 पे बनेगा, 3 पे रखी है तो 3 पे ही बनेगा, सी पे, ये सी। 4 नंबर पे रखी है तो 2 पे बनेगा, सी और एफ के मध्य। 5 पे रखी है तो 1 पे बनेगा, अनंत पे। ऐसे याद रखो, 1 पे है अनंत पे, तो कहाँ बनेगा? 5 पे, ठीक है? 1 पे है तो 5 पे, और मैंने ये तीर दोनों तरफ बनाया है, 5 पे है तो 1 पे बनेगा, 1 पे है तो 5 पे, 5 पे है तो 1 पे, 1 पे है तो 5 पे, 5 पे है तो 1 पे, 2 पे है तो 2 पे है तो 4 पे, और 4 पे है तो 2 पे, चित्र में, ठीक है? 3 पे है तो 3 पे, जहाँ है वहीं बनेगी, ठीक है? 3 पे आ गया। अब 4 पे आए, 4 पे है तो 2 पे, क्योंकि 2 पे 4 पे बन रहा है तो 4 पे 2 पे बनेगा, और 5 पे है तो 1 पे, उल्टा सीधा एक समान। 1 से 5, 5 से 1, 2 से 4, 4 से 2, 3 का 3, और 6 पे है तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ये याद करने का तरीका है, ठीक है? इसको ज़रूर याद करें आप, नहीं तो आपको भूल जाएंगे कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है? अब एक चीज़ और आती है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कि हमें जो दर्पण से जब प्रतिबिंब बन रहे हैं, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, u और v लेंगे, प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई लेंगे h डैश, तो हम उनको धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, कौन सी दूरी धनात्मक होंगी, कौन सी ऋणात्मक होंगी, तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी बनाई गई है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है? क्या होती है? देखो, मान लो दर्पण है, दर्पण का ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ठीक है? प्रकाश की किरण इस दिशा में आ रही है, प्रकाश की किरण, प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश संचरण की दिशा,
यानी प्रकाश इस दिशा में संचरित हो रहा है। तो पहला नियम है प्रकाश संचरण की दिशा में, प्रकाश संचरण की दिशा यानी जो प्रकाश की किरण जिस दिशा में जा रही है में दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। कैसे ली जाती हैं? धनात्मक ली जाती हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जो चिन्ह परिपाटी हम ले रहे हैं, दूरियों का मापन कहाँ से होता है? दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से होता है, पोल से। दर्पण के हमेशा ध्रुव से होता है। ध्रुव से मापेंगे हम, जो दर्पण का केंद्र है, मध्य बिंदु है, उससे नापेंगे। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? प्रकाश संचरण की दिशा में दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। देखो, प्रकाश संचरण की दिशा क्या है? ये दिशा है, इस दिशा में प्रकाश संचरित हो रहा है। तो इस दिशा में हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, जो दूरियां इस दिशा में पड़ेंगी वो धनात्मक, जो इसमें पड़ेंगी वो ऋणात्मक। तो जो इस दिशा में पड़ेंगी वो धनात्मक, और जो इस दिशा में पड़ेंगी वो ऋणात्मक। जो इस दिशा में पड़ेंगी धनात्मक, और जो इस दिशा में पड़ेंगी वो ऋणात्मक। प्रकाश संचरण की दिशा है, इधर की दूरी धनात्मक, इधर की ऋणात्मक। दूसरा नियम क्या है? मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक व नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। इसका मतलब क्या है? देखो, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। क्या कह रहे हैं? मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, ऊपर ये धनात्मक है, ए प्लस, और नीचे की दूरियां ये ऋणात्मक है। मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां जो होंगी वो कैसी होंगी? ऋणात्मक। ठीक है, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाएंगी। तो अब जैसे मान लो हमारा ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव है। तो इसका हमें पता है, इसका फोकस यहाँ पर होता है जब हमने प्रतिबिंब बनाए थे, तो और इसका सी भी यहाँ होता है इधर की तरफ। तो सी क्या है? वक्रता केंद्र है। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं, और फोकस दूरी इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। हमने इसकी परिभाषाएं देखी थी, तब लिखा था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ध्रुव ये है, तो इसकी फोकस दूरी इधर है, इधर की तरफ है। प्रकाश आ रहा है इधर से, वस्तु इधर रखी है ना, तो प्रकाश संचरण की दिशा ये है, और फोकस दूरी किस दिशा में? इस दिशा में है, उल्टी। ये रही, ये फोकस दूरी तो है ये वाली, वो सॉरी वक्रता त्रिज्या है ये वाली, और फोकस दूरी कौन सी है? ये वाली है। तो ध्रुव से हम चलेंगे, ये फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या, उल्टा चलना पड़ रहा है पीछे की तरफ। प्रकाश इस दिशा में आ रहा है, हम चल कर रहे हैं इस दिशा में, तो ये दोनों ही कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी, ऋणात्मक लिखी जाएंगी। सवाल जब करेंगे तो ऋणात्मक। ठीक है, बात हुई उत्तल दर्पण की। ये मुख्य अक्ष है, ये इसका P है, ध्रुव। प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, यूँ वस्तु यहाँ रखी है, परावर्तक पृष्ठ है ना, और हम क्या देखते हैं? हमेशा प्रतिबिंब यहाँ बनता है, यहाँ। तो इसका फोकस कहाँ है? यहाँ है। C कहाँ है? ये रहा, दूसरी तरफ है। प्रकाश की किरण की दिशा क्या है? ये है। फोकस दूरी क्या है? ध्रुव से F की दूरी,
वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव से C की दूरी, दोनों इस दिशा में, हम इस दिशा में जा रहे हैं और प्रकाश संचरण भी इसी दिशा में हो रहा है, तो ये दोनों दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक। तो इसकी वक्रता त्रिज्या C धनात्मक और फोकस दूरी F ये भी धनात्मक होगी, दोनों धनात्मक होंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।